हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल अग्रवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑड, जो हमारी पोइट्री की 6th क्लास है। अगर आपने पोइट्री की पहली क्लासेज नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाकर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं और आपको टू द मैटर आप सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और नए स्टूडेंट्स जो जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। मैंने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की सीरीज शुरू कर रखी है। और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप पोइट्री सेक्शन को देखें ना, तो पोइट्री सेक्शन में अगर आप जाएंगे एजेस के अनुसार देखेंगे, रेनेसांस से शुरू करते करके और पोस्ट मॉडर्न एज तक आप सभी पोइट्स को देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी क्रिएशंस को देखेंगे, तो उनकी सभी क्रिएशंस में सभी जो वर्क्स हैं उनके पहली ही लाइन ये आएगी कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री है। भाई ये सोनेट है, ये ऑड है, ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वो होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको वही पढ़ा दिया है कि जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स है ना, वही सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इससे 100% क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आज ही से शुरू करने वाला हूँ फिगर ऑफ स्पीच। वो वीडियोस पक्का देखें, उससे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से आएंगे, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से भी ज्यादा। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छा भाई, हमारा जो फंडा है वो बता देता हूँ। एक प्रेजेंट लिख दें आप। बहुत सारे बच्चे ना रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या, पूरी वीडियो तो देख लेते हैं, मैटर तो ले लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट लिखने में बड़ा आलस आता है उनको। क्या मतलब ईगो है क्या आपके अंदर? मैं ईगो नहीं दिखा रहा हूँ, आप भी मत दिखाइए। एक प्रेजेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते और हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ओड। ओड क्या है? देखो, आज मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा भाई, बहुत ज्यादा मैटर हो रखा है और इसको डिजाइन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक एक वर्ड को ढूंढने में। तो मैं यहीं से आपको है ना अंडरलाइन कर दूंगा उन चीजों को, आप भी अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लें। ठीक है, द वर्ड ओड कम्स ओरिजिनली फ्रॉम, ये ग्रीक वर्ड से आया है, एलेडीन से। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? सॉन्ग होता है। ठीक है, और ये कहाँ गाया जाता है? पब्लिक में गाया जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन करने वाला नहीं हूं मैं, डायरेक्टली जो पॉइंट्स है ना वो आपको बता देता हूँ, आप पढ़ लेना। ठीक है, ओड है ना ये, या तो प्रेज में गाया जाता है या ग्लोरीफाई करने के लिए गाया जाता है कोई भी इवेंट को। ठीक है, किसी पर्सन को और किसी थिंग को या नेचुरल स्कीम को। जैसे कि किसी भी चीज की तारीफ करनी होती है ना, कि बढ़ा चढ़ा के जब हम तारीफ करते हैं किसी चीज की, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, द ओड ऑफ ग्रेशियन अर्न, ये एक ओड है। ठीक है, पता लगाइए, वैसे मैं आगे भी बता दूंगा। पता लगाइए किसकी है, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, तो इसमें है ना एक अर्न होता है। अर्न क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें पहले ना अस्थियां डाली जाती थी, और उसके डिजाइन को लेके वो ग्रीस में ऐसा होता था, और वो उसके अंदर है ना अस्थियां डालते थे। तो एक आन रखा हुआ है किसी के कलेक्शन में, और उस आन के बारे में जो बातें कही गई हैं कि उसके अंदर, उसके ऊपर जो आपकी जो डिजाइनिंग कर रखी है, जो जो कलाकारी कर रखी है, उसकी तारीफ करते हुए कि किस तरीके से उस पे तीन तीन सीन दे रखे हैं। उन तीन सीन्स को अलग अलग बड़े अच्छे से डिफाइन कर रखा है। बहुत ही जबरदस्त आपकी ओड है वो, और वो आपको पढ़नी चाहिए। मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, बताइए ओड टू ग्रेशियन अर्न किसकी है? ठीक है, आगे पता चल जाएगा। इट इज सीरियस इन टोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओड जो होती है वो ग्लोरीफाई करने के लिए होती है, किसी की तारीफ करने के लिए होती है, लेकिन जो उसकी टोन होती है ना वो सीरियस होती है। और एंड सब्जेक्ट मैटर, सिर्फ रिलेटेड होती है उसके सब्जेक्ट से, जिसके बारे में वो तारीफ करिए, ग्लोरीफाई कर रहा है जिसको वो। ठीक है, क्या होती है ये? काइंड ऑफ लिरिक। लिरिक की वीडियो नहीं देखी है तो मैं कह रहा हूं कि हर जो क्रिएशन, हर जो वर्क होता है ना पोइट्री का, वो अपने आप में लिरिक है। लिरिक क्या होता है? एक शॉर्ट सॉन्ग होता है, यानी कि जो राइम में गाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिरिक। लिरिक की वीडियो कब कहाँ मिलेगी आपको? फॉर्म्स ऑफ पोइट्री डिफाइन करने के बाद लिरिक मैंने पढ़ाया है, उसको अलग से नहीं पढ़ाया है, क्योंकि है ना भाई टाइम कम है और मैटर ज्यादा है आपके पास। ठीक है, ये एक लिरिक है। ठीक है,
गाया जाता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, बट है ना ये लिरिक्स से थोड़ा सा लंबा होता है, लॉन्ग इन नेचर होता है, लॉन्गर होता है किससे, लिरिक से। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है लिरिक में और ओड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिरिक जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली भी गाया जा सकता है, लेकिन इंस्टेंटली भी गाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन जो ओड होता है ना, ये बड़े ही हार्ड लेबर के साथ सोच समझ कर लिखी गई क्रिएशंस होती है, प्लान्ड वर्क होता है। जो आपके पॉइंट होते हैं बहुत सोच समझ के, बहुत ही इंसाइटफुल कंटेंटेड थिंकिंग के साथ आपका ये लिखा जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पेपर में आने लायक क्या है, सारी बात जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं वो पेपर में आने लायक है। ओड किसको डिनोट करता है, लिरिक पोएम को डिनोट करता है। सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट होता है, सीरियस इन टोन होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि ओड का टोन क्या होता है, सीरियस होता है। एलिवेटेड स्टाइल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिवेटेड इन स्टाइल। ठीक है, और ये किसकी तरह यूज होता है, स्टेंजाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। स्टेंजाइक स्ट्रक्चर क्या है कि स्टेंजाज में यूज होता है, और जो इसके स्टेंजाज होते हैं ना वो होमोस्टॉर्फिक होते हैं। होमोस्टॉर्फिक आगे बताऊंगा कौन से ओड जो है होमोस्टॉर्फिक होते हैं, लेकिन मोस्टली ओड को होमोस्टॉर्फिक माना गया है। होमोस्टॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जो उसके स्टेंजाज होते हैं ना उसके अंदर रिपीटेड राइम स्कीम होती है। ठीक है, रिपीटेड राइम स्कीम होती है उसकी, यानी कि हर स्टेंजा के अंदर जो स्कीम है ना, वो राइम स्कीम है, वो क्या करती है, रिपीट होती है। अब तीन तरह की है, पिंडेरिक, होरेशियन और इरेगुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीनों पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। पिंडेरिक ओड क्या होती है देखते हैं। एंशियन ग्रीक पोएट थे आपके पिंडार, उस पिंडार जो कोरल पोयम लिखते थे। अब ये कोरल पोयम क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चौरस क्या होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कोरल आप बताएंगे मुझे क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये तो दिख दिया है मैंने, मैं हटाने वाला था इसको। यानी कि ये ऐसी पोएम्स होती हैं जो पब्लिक इवेंट में गाई जाती है। अरे ये तो मैं सरप्राइज रखने वाला था, फिर भी लिख दिया है तो आपने पढ़ लिया है। ठीक है, हिज कॉम्प्लेक्स स्टैंजास वाज पैटर्न इन 3 सेट्स। अब पिंडेरिक ओड आएगी ना तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप यूपी के टीजीटी पीजीटी एग्जाम उठा के देख लो, डी ट्रिपल एस बी के आप एग्जाम उठा के देख लो, आरपीएससी के आप एग्जाम उठा के देख लो। मैं मान के चलता हूं कि सबसे अच्छा स्टैंडर्ड जो होता है ना क्वेश्चन पूछने का, वो आरपीएससी का होता है, उसके बाद यूपी का होता है, और उसके बाद डी ट्रिपल एस बी का होता है। डी ट्रिपल एस बी तो रिपीटेड क्वेश्चन लेके आता है बार 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 बार। इसके जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं ना, वो कह सकते हैं कि अच्छे होते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन और कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन लिटरेचर की बात करें ना, तो यूपी के पेपर और आरपीएससी के पेपर अगर आप एक बार कर लेंगे ना, सारे प्रीवियस ईयर आए हुए पिछले 10 साल के पेपर उठा के कर लो, तो आपकी वैसे ही तैयारी हो जाएगी। एक और अच्छा पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये तीन आपके सेट्स होते हैं, स्टोर्फी, एंटिस्टोफी और इपोड। तीन चीजें होती हैं पिंडारिक ओड में। ठीक है, स्टोफी क्या होता है, मूविंग इन अ डांस रिदम टू द लेफ्ट। ठीक है, जो चौरस होता है इन स्टेफी। ठीक है, चौरस क्या होता है, रिपीटेड स्टेंजा होता है, रिपीटेड स्टेंजा। ठीक है, यानी कि जब इस ओड का रिपीटेड स्टेंजा आएगा ना, तो उस टाइम पे ये लेफ्ट मूविंग डांस करेंगे। ठीक है, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और एंटिस्ट्रोफी क्या होगा, राइट की तरफ जाएंगे, और इपोड क्या होगा आपका, स्टैंडिंग स्टिल होगा। पूछ क्या लेता है पेपर में, पूछ क्या लेता है, ये पूछता ये है कि स्ट्रोफे का मतलब क्या है, एंटी स्ट्रोफे का मतलब क्या है, और आपका इकोड का मतलब क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, एक पेंडेरिक ओड जो इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस की थी, बेन जॉनसन ने की थी। ठीक है, और किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जाती है। जॉयस होती है, फ्रेंजी होती है, पैशनेट होती है, और बोल्ड होती है। ये इसके एडजेक्टिव्स होते हैं किसके, पिंडेरिक ओड के। यानी कि किस तरह का नेचर होगा उसका, जॉयस होगा, पिच जो होगा,
ठीक है, फ्रेंजी होगा, पैशनेट होगा और बोल्ड होगा। ठीक है, लॉन्ग एंड रिटन इन इक्वल स्टेंजा एंड सेम राइम स्कीम। देखो ये मैंने पहले ही बता दिया, होम स्ट्रोफिक होती है ये होम। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो ये बेन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस की थी, तो इसके तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आपको है ना, जितने भी मैं आपको पॉइंट्स की ओर बताऊंगा, आपको क्या करना है। अब क्या करते हैं, बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास, फोन भी आते हैं। अभी ये वीडियो बनाने से पहले भी फोन आया था, रात को भी मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के। तो वो पूछते हैं सर ये जो आप मैटर करवा रहे हो ना, ये क्या काफी है, मैं तो यहीं से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, देखो मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को रेफरेंस की तरह ले। मैं मोस्टली आपका एक तरीके से, इतना कम टाइम है तो सब कुछ तो करवा ही नहीं सकता वीडियोस के अंदर। ठीक है, मैं आपको वो चीजें करवा रहा हूं जी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तैयारी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होती है कि ये सेक्शन पेपर में पूछा जा सकता है। कोई यहाँ पे विष्णु नहीं है जिसको सब कुछ पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये चीजें करनी है। अच्छा, इस रेफरेंस को लेके आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने है ना सोनेट के अंदर बताया, जैसे मैंने है ना आपको बताया एलेजी के अंदर, बैलेड के अंदर, ये सारी जो चीजें मैंने बताई। आज मैं ओड पढ़ा रहा हूँ आपको, कल मैं ड्रामेटिक मोनोलॉग करवाऊंगा आपको, उसके बाद हम एपिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ नॉवेल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, पिकासो नॉवल होती है, साइंस फिक्शन होती है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको क्रिएशन बताता हूं ये तो बाय हार्ट है ना, लर्न कर लेनी है कि इनको तो छोड़ना ही नहीं है। दूसरा, आपको उस पॉइंट कौन से एज से रिलेटेड है, और उसकी, और पोइट्री के अंदर या नोवेल के अंदर, या तो पोइट्री के अंदर या नोवेल के अंदर, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, और क्या क्या क्रिएशंस हैं। टॉप 10 तो आपको करनी ही करनी है। कहां से मिलेगी भाई, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गूगल सर्च करोगे वहां से भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको क्या मैटर दे रहा हूं, आप इससे ज्यादा पढ़ा करें 100% वीडियो के बाद। जैसे बेन जॉनसन है, किस एज से रिलेटेड है, कहाँ पैदा हुए थे, क्या इनके लिटरेरी, क्या उनको कोई अवार्ड अवार्ड मिला है या नहीं मिला है, क्या इनको इनके इन्होंने कोई और तरह की पोइट्री लिखी है या नहीं लिखी है। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, तो ये आपको सारी चीजें करनी चाहिए। और क्या लिटरेरी जो वर्क्स है इनके नोटेबल है, क्या किसी के लिए ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे या नहीं हुए थे। बात समझ में आई। तो ये चीजें 100% आप किया करें हर वीडियो के बाद। ठीक है, थॉमस ग्रेस और, अच्छा इसका बेन जॉनसन टू द इमोर्टल मेमोरी, यही आ जाता है पेपर में। ठीक है, दूसरा आ जाता है फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर, यहां तक भी लर्न कर लोगे तब भी पेपर में आ सकता है। बेन जॉनसन अगर है, थॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आता ही आता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट। एलन टेट्स ओड टू द कन्फेडरेट डेड, वेलेस स्टीवेंस की भी है द आइडिया ऑफ ऑर्डर एट की। अगर मैं बात करूं ना पिंडेरिक ऑर्डर की, ये जो मैंने 3 बताई ना, 1 2 3, ये ज्यादातर पूछ ली जाती हैं। आगे चलते हैं, होरेशियन ओड। होरेशियन ओड जो है ना, अब मैं बता रहा था होमोस्टोर्फिक जो है यूज किया जाता है। देखो यूज सब में राइम स्कीम की जाती है, लेकिन है ना होरेशियन ओड से हमें पता चलता है एक्चुअली कि ये होमोस्टोर्फिक क्या होता है। स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर का जो यूज हुआ है ना ओड के अंदर, वो होरेशियन ओड के अंदर हुआ है। अब ये क्या करते हैं, अब ये जो इन्वेंट की गई थी, ये कहाँ गई थी, रोम में की गई थी। ठीक है, रोमन पोइट्स होरेस ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। होरेशियन ओड किसे इन्वेंट की थी, ये आ सकता है पेपर में। अच्छा, इसके सबसे फेमस कौन है, एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल ने सबसे ज्यादा इसको यूज किया था। ठीक है, होरेशियन ओड में या तो कपलेट होता है या क्वार्टेन होता है। क्वार्टेन आपको पता है, कपलेट के अंदर ऐसा स्टेंजा होता है जिसके अंदर 2 लाइन्स होती हैं, और क्वार्टेन के अंदर ऐसा स्टेंजा होता है जिसके अंदर 4 लाइन्स होती हैं। ठीक है, ओरेशियन ओड जो है ना, वो बड़ी काम होती है, मेडिटेटिव होती है और कोलोक्वियल होती है। अगर कोलोक्वियल कोई चीज है, पोइट्री है, तो उसके अंदर जो लैंग्वेज होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, इनफॉर्मल हो जाएगी। ठीक है,
यानी कि जब हम रूरल रूरल लैंग्वेज का यूज करते हैं तो इनफॉर्मल लैंग्वेज मानी जाती है वो। तो कोलोक्वियल जो भी पोइट्री होगी वो अपने आप इनफॉर्मल हो जाएगी। दे आर यूजुअली होमोस्ट्रोफिक। होमोस्ट्रोफिक होती है, होमोस्ट्रोफिक क्या होता है? सिंगल रिपीटेड स्टैंजा। सिंगल, जब हम स्टैंजा को स्टैंजा की राइम स्कीम को बार बार यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोस्ट्रोफिक। होमो यानी कि सेम, हेट्रो यानी कि डिफरेंट, ठीक है। शॉर्टर देन पिंडेरिक ओड, शॉर्टर होती है, इनफॉर्मल होती है। देखो ये तो मैंने पहले ही बता दिया। कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट? मार्वेल्स, रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये चार ही हैं, चार ही हैं, तो आप इसको लर्न कर लें। अच्छा, एक है ना ये थॉमस ग्रे के बारे में मैंने बताया था आपको, है ना, अभी अभी। चलो उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम्म। अच्छा, थॉमस ग्रे के बारे में एक और बता देता हूँ। इन्होंने एक ओड लिखी थी, ठीक है। जो ओड के नाम से नहीं है, आप देखेंगे ना ओड की जितने भी आपके ओड हैं उनका है ना नाम में है ना ओड ही लिखा गया है, कि उनकी शुरुआत जो उनके वर्क के नेम की शुरुआत है ना वो ऐसे ही होती है, जैसे ओड टू द कन्फेडरेट डेड, जैसे ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है, ओड ही लिखा होगा। लेकिन ये थॉमस ग्रे ने एक ओड लिखी थी जो हिम थी। हिम क्या होता है? हिम होता है रिलीजियस पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, ठीक है। रिलीजियस पोएम्स होती हैं या रिलीजियस ऑफरिंग्स होती हैं, ऑफरिंग्स जो हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक हिम लिखी थी, वो हिम थी, उसका नाम था हिम टू एडवर्सिटी, हिम टू एडवर्सिटी, ठीक है। अब एक हिम और बहुत फेमस है, आ हिम टू गॉड फादर, गॉड द फादर, अच्छा गॉड फादर नहीं, गॉड द फादर लिखना है इसको, ठीक है। ये है जॉन डन की। अब जॉन डन आ गया ना तो मुझे जल्दी से बता दो ये किस एज से रिलेटेड है और इनका सबसे फेमस वर्क क्या है। इनकी एज बताओ कमेंट में लिख के, और भाई जो मैं बोलता हूँ ना वो कर दिया करो यार, इतनी अच्छी अच्छी आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहा हूँ आपको पेपर से पहले। आप जो पूछता हूँ कम से कम वो तो बताया करो, एक दो कमेंट आता है सिर्फ, ठीक है। यानी कि आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, ठीक है। एज बता दो और इसका और इसके फेमस वर्क बता दो, ठीक है। एटलीस्ट 3, सर्च करके नहीं बताना है, आपको बताना है अगर आपको याद है तो। एटलीस्ट 3 फेमस वर्क्स बता दो किस एज से रिलेटेड, ठीक है। इरेगुलर ओड आ जाता है आपका, इरेगुलर ओड आ जाता है। देखो इरेगुलर ओड, वो इरेगुलर ओड लिख दिया तो सीधी सी बात है, ये ना तो पिंडेरिक का फॉर्म यूज करेगा और ना ही आपका ये यूज करेगा होरेशियन का, ये अपना ही फॉर्म यूज करता है और इसका कोई भी स्ट्रक्चर है ना वो डिफाइंड नहीं होता, इरेगुलर वर्स यूज करते हैं ये, ठीक है। इरेगुलर वर्स स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। और इनका जो स्टेंजा पैटर्न है ना वो भी आपका जो इरेगुलर रहता है, ठीक है। ये कोलोयन ओड कहा जाता है क्योंकि कॉली ने ही इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इरेगुलर ओड का एग्जांपल देख लीजिए, वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी और शैलीज ओड ओड टू द वेस्ट विंड, ये दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके? विलियम इसके इरेगुलर ओड के। विलियम वर्ड्सवर्थ की क्रिएशन है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी और ओड टू द वेस्ट विंड, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, बोल्ड नहीं किया, ठीक है। द अर्लीस्ट ओड, चलो यहाँ पे क्यों बोला जाता है अब्राहम कॉली ने पिंडेरिक स्टाइल को किया था कॉपी, लेकिन है ना उसको बाद में छोड़ दिया और अपने ही टाइप का है ना आप यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट ओड्स कौन कौन सी हैं? जॉन कीट्स की ओड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से इनकी एज लिख दो ग्रुप,
इनकी एज लिख दो और इनके बेस्ट 3 वर्क्स लिख दो जो आपको लगते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवाइज होता है ऐसी चीजें करने से। ठीक है, अब कौन कौन से आपकी ओड हैं इनके, जॉन कीट्स के ओड टू नाइटिंगेलिया। यहाँ पे नाइटिंगेल भी आ सकता है आपके पेपर में, लेकिन एक्चुअल में जो ओड का नाम था वो ये था। ओड टू मेलंकली, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, देखो जो शुरुआत में मैंने आपको बात की थी, ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम। ये पांचों की पांचों जो ओड हैं ये इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो। वर्ड्सवर्थ की कौन सी थी, एक तो मैंने बता दी, रेगुलर ओड थी उनकी, इमिटेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, और ओड टू ड्यूटी। कॉलिंस की कौन सी थी, ओड टू इवनिंग, और पीबी शैली की देख लीजिए, ओड टू द वेस्ट विंड। मैंने ओड नहीं लिखा है, तो ओड टू ए स्काईलार्क, ओड टू द मून, ओड टू द नाइट, ओड टू जेन। अच्छा, एक क्वेश्चन कैसे हो सकता है, देखो मैंने जितने भी ओड इसके अंदर बताई है, जितनी भी ओड इसके अंदर बताई हैं, आपको सब ओड की फर्स्ट लाइन इन ओड के साथ लिख लेनी है। पेपर में कैसे, अगर पेपर को मुश्किल बनाया जा सकता है ना, तो क्रिएशन की फर्स्ट लाइन पूछ लेता, बीच में से कभी नहीं पूछेगा, 100% बीच में से कभी नहीं पूछेगा। क्योंकि वही बात होगी जो मैंने एक वीडियो में बोला था, अगर आपसे पूछ लेता है ना कि मिल्टन के बहन के पति के बाल का रंग कैसा था, तो मेरे भाई मिल्टन की बहन कौन थी हमें तो यही नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहली बात उसकी वाइफ का ही नाम हम बहुत मुश्किल से याद रखते हैं। ठीक है, तो मिल्टन के बहन के या बेटी के हस्बैंड के बाल का रंग कैसा था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो भगवान उतर के आ जाएगा ना, वो भी हाथ जोड़ लेगा, भाई ऐसे ऐसे सिंह मुझे नहीं करना ये पेपर। तो वो तो क्वेश्चन किसी से नहीं होगा, ये मान के चलो, वो तो सबके लिए मुश्किल है। बात यह है कि जो आपने पढ़ लिया वो इंपॉर्टेंट क्या है, और क्या आपने पढ़ा है, और कैसे आपने पढ़ा है। जितनी भी ओड हैं, सभी ओड की फर्स्ट लाइन पूछ ली जाती है, जैसे कि यहाँ पे इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये ओड टू वेस्ट विंड की सबसे फेमस लाइन है। ठीक है, फ्लैट इज द म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप, वो ओड ऑफ नाइटिंगेल बाय कीट्स है, इसकी ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो एक एक लाइन आप जो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी हैं, फर्स्ट लाइन ही मोस्टली ज्यादातर होती हैं, वो आप अपने नोट्स में जरूर लिखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। भाई अगर आपको मैटर अच्छा लगा है ना, तो सर्च कर, तो मेरे भाई शेयर कर दिया करें, शेयर से ज्यादा, और कमेंट और लाइक, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलता हूँ पूरे वीडियो में, कभी भी एक भी बार ये नहीं बोलता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ना है तो भाई पॉपुलर नहीं होना, मुझे आपको मैटर देना है, लेकिन उन लोगों तक ये मैटर पहुंचाना है जो फीस नहीं दे सकते किसी पेड कोर्स का। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस